जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल एस्टेट का रिजल्ट आया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, लगभग 88% लोग सभी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। हिंदी में भी जो पीजीटी के लिए भरे थे उसमें भी 78% लोग पास हुए हैं। तो कंपटीशन भी तगड़ा है, क्योंकि अभी जो लोग फॉर्म भरे थे उसमें से 78% पास हैं। जो कुछ लोग पहले से भी किए हुए होंगे, तो आप मान के चलिए कि जितने लोग एलिजिबल हैं इसका फॉर्म भरने के लिए पीजीटी का, उन सबके पास एस्टेट भी है और आपको कंपटीशन देंगे। 1100 के आसपास जगह सुन रहे हैं आने हैं हिंदी की। 18,880 जगह है पीजीटी की, जिसमें 1100 के आसपास हिंदी की वैकेंसी है। तो आप लोग अपनी कमर कस लीजिए अभी से, क्योंकि बाद में जब फॉर्म आ जाता है तो समय बहुत कम रह जाता है। फिर अभ्यर्थी वेट करते हैं, शिकायत करते हैं कि एग्जाम आ गया, मेरे पास समय नहीं बचा, फॉर्म भरने के बाद इतना कम टाइम दिया वगैरह वगैरह। तो आपको अभी से टाइम है, आपको पता है कि आपको वो पेपर देना है, तो इंतजार फॉर्म का क्यों करें। फॉर्म तो आ ही जाएगा, जब सरकार ने वैकेंसी की घोषणा कर दी है तो फॉर्म भी आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और ये बड़ा सुनहरा अवसर है आप सबके लिए कि आप इसकी तैयारी करें। तो जो अभ्यर्थी हिंदी से एग्जाम देने वाले हैं उनको हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं बोर्ड पर। और अगर आप लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य पर। हिंदी साहित्य आज हमारा पहला दिन है। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न इन वीडियो से आएंगे, क्योंकि मैं बहुत बहुत थॉरोली अध्ययन करके आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का विस्तार अधिक हो जाता है। कहने में लगता है ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, मेंस के लिए आपको कम चीजें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि आपको लिखना होता है, आपको उतना फैक्ट नहीं चाहिए होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनके लिए आपको एग्जैक्ट चीजें पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा अध्ययन करना पड़ता है। और हम आपको आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर कुछ बात करेंगे। चूंकि आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रो करेंगे, और इसके बाद जो वैसे पहला टॉपिक भाषा विज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाता है स्टूडेंट को समझने में, इसलिए हम उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग थोड़ा कम है। इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम यहीं से बात करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर आज। उससे पहले हम बात कर ले हिंदी पे और साहित्य पे। किस पे बात कर ले? हिंदी पे और साहित्य पे। हिंदी बेसिकली क्या है? हिंदी एक भाषा है, और हिंदी भाषा के साथ साथ एक तो भाषा है, दूसरा हिंदी जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, यहीं से लिख देते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, ये भी हिंदी कहलाते हैं, और इनकी भाषा भी हिंदी कहलाती है। यानी कि हिंदी को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो देख सकते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उन लोगों को भी हिंदी कहा जाता है, और वैसे हिंदी शब्द हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी भाषा कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान में रहता है। वैसे तो आजकल हिंदुस्तान वाले भी इंग्लिश की तरफ भी जा रहे हैं, पर फिर भी हमारी राजभाषा हिंदी ही है। आप कहेंगे कि मैम भाषा तो हिंदी है, पर रहने वाले लोग, हम लोग हिंदी कैसे? हम हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी कैसे? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदी कहा गया था, और ये बात आप इकबाल के गाने में भी देख सकते हैं। वो उनका गाना आप सबने सुना ही होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। उसी में एक लाइन आती है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी है हम कौन? हिंदुस्तानी लोग। हम लोग क्या हैं? हिंदी हैं। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम कौन हो गए? हम लोग। तो हिंदी शब्द किन के लिए प्रयोग हो रहा है? लोगों के लिए भी प्रयोग हो रहा है। हो सकता है एग्जाम में ये लाइन पूछ भी दे कि हिंदी भारत में रहने वाले लोगों के लिए या भारत निवासियों के लिए या हिंदुस्तान निवासियों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो हो सकता है इकबाल का नाम उसमें दे दिया जाए, तो आप वो भी समझ लीजिए। और भाषा के रूप में हिंदी आप जान लीजिए कि भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। कैसे आया ये शब्द, कैसे बना, इस पर चर्चा करेंगे। साहित्य तो अलग हो गया, हम अभी साहित्य पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी पे बात कर रहे हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी शब्द की उत्पत्ति आप लोगों को एक बात बता देते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपसे ऑब्जेक्टिव सेशन भी कराएंगे, लेकिन वो ऑडियो वीडियो फॉर्म में होगा, यानी कि पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे उतना क्वेश्चन आंसर लिखना और उसका डिस्कस करना संभव नहीं है। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं, वहां भी हिंदी के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन किया जाएगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो माना जाता है कि जो सिंधु प्रदेश था, यानी कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र जो था, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा गया और इनकी भाषा को हिंदी कहा गया। कैसे? सिंधु नदी को ईरानी लोग जो थे, पहले हमारा जो व्यापार वगैरह था वो ईरान से चलता था, फारस से चलता था, वहां के लोग सिंधु को हिंदू कहते थे। ईरानी लोग जो थे वो क्या करते थे कि सिंधु को हिंदू कहते थे। वो धा को दा और सा को हा प्रोनाउंस करते थे। तो उन्होंने हिंदू कहना स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे हिंदू से हिंदी बना। और हिंदू, चूंकि हिंदू शब्द आया यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया और उन्हीं की भाषा को हिंदी कहा गया। इसमें जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस पे थोड़ा विवाद भी है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, लेकिन सर्वसम्मति से ये माना जाता है कि सिंधु क्षेत्र के, सिंधु के आसपास रहने वाले लोग हिंदू कहलाए और उनकी भाषा को हिंदी कहा गया। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ये तो समझाने का था थोड़ा सा, उसके बाद जो भी फैक्ट रहेंगे कुछ रहेगा तो उनके नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, आज इंट्रो क्लास है थोड़ा सा, उसके बाद हम पूरा रिदम में आएंगे पढ़ाने के। अभी बात हमने की हिंदी की, अब हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य में क्या क्या होता है? साहित्य में साहित्य क्या होता है, इस पे हमारा एक वीडियो बना हुआ है, अगर आप लोग साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। साहित्य वैसे कहा जाता है कि साहित्य साधन हित, सा प्लस हित से बना है, यानी कि जिसमें सबका हित छुपा हो, ऐसा लेखन साहित्य कहलाता है। यानी कि उसमें दो चीजें, साहित्य में दो चीजें होना चाहिए, एक तो सबका मनोरंजन होना चाहिए, दूसरा सबका हित होना चाहिए। तो मनोरंजन प्लस हित, समाज का हित क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ समाज का हित की बात हो तो विज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो भी साहित्य में आ जाती, क्योंकि वो समाज का हित करती हैं पर वो मनोरंजन नहीं करती। तो मनोरंजन प्लस समाज का हित क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। साहित्य कैसे बनेगा? दो चीजों से बनेगा, एक तो साहित्य में भाषा होगी, दूसरा
साहित्य होगा। मेरा कहने का मतलब जब हिंदी साहित्य लिखेंगे तो उसमें हिंदी भाषा भी होगी और हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे हम। भाषा में क्या पढ़ना होता है? भाषा क्या है? जिसमें हम बोलते चालते हैं, जो बोली जाती है और जो सुनी जाती है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और साहित्य क्या कहलाता है? जो कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन परक जो पुस्तकें लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? साहित्य में आती है। इसमें गद्य और पद्य आ जाता है आपका। साहित्य में आपका गद्य प्लस पद्य आता है। एक चंपू काव्य भी होता है जिसमें गद्य पद्य एक साथ होता है। ठीक है। अब हम भाषा की उत्पत्ति पे बात करेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति मतलब हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। कहां से? सौरसेनी अपभ्रंश से। भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगी तब अपभ्रंश आपको पढ़ाऊंगी। अपभ्रंश हिंदी से पहले की अवस्था है हिंदी की, जैसे पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट ये आई और उसके बाद हिंदी आई। ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। सौरसेनी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक राजा थे सूरसेन। क्या नाम था? सूरसेन। और सूरसेन कहाँ के राजा थे? तो मथुरा के राजा थे। और मथुरा कहाँ है? ब्रजमंडल में। मथुरा कहाँ है? ब्रजमंडल में। ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। और सौरसेनी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सूरसेन के क्षेत्र में इसका विकास हुआ। सूरसेन कौन थे? मथुरा के राजा थे। मथुरा कहाँ है? ब्रजमंडल में। अतः ब्रजमंडल में कौन सी बोली जाती थी? ब्रज भाषा। तो खड़ी बोली हिंदी आने से पहले ब्रज भाषा का बोलबाला था हिंदी में। ब्रज भाषा में ही सबसे ज्यादा कविताएं, सबसे ज्यादा काव्य रचना हुई। पहले ऐसे लगता था कि ब्रज भाषा के बिना तो हिंदी में कविताएं लिखी ही नहीं जा सकती। भारतेंदु युग में जब गद्य का आविर्भाव हुआ तो स्वयं भारतेंदु जी भी कहते हैं कि गद्य तो खड़ी बोली में लिखा जा सकता है, पर मेरे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में कविता का वो रूप नहीं बना जो ब्रज भाषा में बना था। कविता के लिए ब्रज भाषा एकदम पकड़ हो गई थी। ऐसे लगता था कि ब्रज भाषा के बिना कविता लिखी ही नहीं जा सकती। डॉक्टर सत्येंद्र जी कहते हैं, उनका एक कथन है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति को लेकर आई थी। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति को लिए हुए आई थी और ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए ही खड़ी बोली उतरी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए ही खड़ी बोली उतरी। ये सत्येंद्र जी का कथन है। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि कथन पे प्रश्न आते हैं। ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र जी। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई आपको कोई सिलेबस बताए कि बहुत लोग बात करते हैं कि 11th 12th में जो बुक्स हैं बस उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं से पूछा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पुराना पेपर उठा के देखिए। देखो, नया कुछ कर दे आयोग, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पहले से हम कुछ नहीं बता सकते, ये आयोग की बात है। लेकिन पुराना पेपर जो अभी अगस्त में हुआ है रिसेंटली, हम उस पेपर को एनालिसिस करें तो उसमें देखते हैं कि 10 क्वेश्चन भाषा विज्ञान के हैं, 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी से हैं जैसे संधि समास इत्यादि से, और 10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के लेखन आदि से हैं, नामकरण से, और बाकी या फिर आप मान सकते हैं कि 10 भाषा विज्ञान से, 10 जनरल हिंदी से और 60 क्वेश्चन साहित्य के मतलब इतिहास से हैं, साहित्य इतिहास से, या फिर उसी में सारे काल और कवियों को आप मिला सकते हैं। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि आपको ये हिंदी का पूरा कालखंड पढ़ना है। जैसा कि यूजीसी नेट का सिलेबस का जो शुरू की 2 यूनिट हैं वही सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है। और
बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे पढ़े, हमको उससे हम तो केवल बता ही सकते हैं, क्योंकि पेपर जैसा आया है उसको एनालिसिस किए बिना आप अपनी धारणा मत बनाइएगा, उसकी धारणा के बिना आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र जी का कथन है कि हिंदी, डॉक्टर सत्येंद्र जी ने लिखा है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति को लिए हुए आई। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति को लिए हुए आई। हिंदी ब्रज भाषा के हाथ में हाथ लिए उतरी। सर यहाँ हिंदी नहीं है, खड़ी बोली। खड़ी बोली ब्रज भाषा के हाथ में हाथ लिए उतरी। ये डॉक्टर सत्येंद्र जी का कथन है। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति को लिए हुए आई, खड़ी बोली ब्रज भाषा के हाथ में हाथ लिए उतरी। जैसा कि हमने भारतेंदु जी के बारे में बताया कि भारतेंदु जी क्या कह रहे हैं कि हम गद्य तो खड़ी बोली में अच्छा लिख पा रहे हैं, लेकिन जो कविता है वो बिना ब्रज भाषा के अच्छी नहीं लिखी जा रही। यानी कि अभी खड़ी बोली क्या है, ब्रज भाषा का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रही है। क्या कर रही है? ब्रज भाषा का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन यही बाद में खड़ी बोली में, सारी आधुनिक काल में बाद में सारी कविताएं खड़ी बोली में आ जाएंगी, क्योंकि खड़ी बोली विस्तार पा जाएगी। पर उस समय तक जब भारतेंदु युग आता है तब तक ब्रज भाषा अपने अच्छे खासे स्थिति बनाए हुए थी। गद्य में भले खड़ी बोली आ गई थी, लेकिन पद्य में फिर भी ब्रज भाषा का महत्व था। हालांकि खड़ी बोली का जन्मदाता खुसरो को कहा जाता है, जो आदिकाल के कवि हैं, लेकिन सिर्फ खुसरो में ही उनकी झलक देखने को मिलती है। बाकी आदिकाल के बाद पूरा भक्ति काल बोलियों का काल कहा जा सकता है। उसमें बोलियां अधिक थी, मेन भाषा नहीं थी, मेन हिंदी नहीं थी, ब्रज भाषा चल रही थी, इधर अवधी चल रही थी। अवधी और ब्रज का ही बोलबाला था साहित्य में, और पूरा भक्ति साहित्य ज्यादातर अवधी और ब्रज में ही है अधिकतर। तो ये आपका भाषा हो गया कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, और साहित्य में हमको गद्य, पद्य और चंपू काव्य पढ़ना है। साहित्य क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। जो समाज के हित के लिए मनोरंजन परक रचनाएं की जाती हैं उन्हें हम साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। और अब हमें जो पढ़ना है वो साहित्य का इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साहित्य का इतिहास। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें नोट करते जाइएगा। हमें अब क्या अब हमें बात किस पे करनी है? हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हमने आपको हिंदी बता दी, हमने आपको साहित्य बता दिया। अब हम बात करेंगे इतिहास पर। इतिहास क्या होता है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। यानी कि जो हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि जो पहले हो चुका है उस पर हम बात करते हैं और वो इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या कहलाएगा? हिंदी साहित्य का आरंभ जो है, हिंदी साहित्य का आरंभ जो माना जाता है, आरंभ जो माना जाता है वो लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? जब हम साहित्य को, साहित्यिक रचनाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। ठीक है। जब
साहित्यिक रचनाओं को, जब साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? साहित्य का इतिहास कहलाएगा। जब साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? साहित्य का इतिहास कहलाएगा। आज हमने जाना हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। अगला हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन। अभी हम केवल आपको एक खाका दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये इंट्रो वीडियो है, इसे हम बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, लेकिन कल से आपकी क्लास प्रॉपर ली जाएगी। इस पर हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की बात आती है कि इतिहास लेखन हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ। तो कुछ प्रयास किए गए 19वीं शताब्दी से पूर्व, 19वीं शताब्दी से पूर्व और पश्चात, मतलब 19वीं शताब्दी से और 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी से पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्हें बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाता। इसमें कुछ रचनाएं आपको मिलेंगी, जैसे भक्तमाल एक रचना का नाम आता है। ये रचना आपकी नाभा दास की है, ठीक है। भक्तमाल। कविमाला हरि राय की रचना है। हरि राय, तुलसी भी इनके साथ लिखा रहता है, इन्हीं का नाम है। कहीं कहीं सिर्फ हरि राय लिखा रहता है, कहीं हरि राय तुलसी लिखा रहता है। कालिदास हजारा इसके रचनाकार हैं। कालिदास त्रिवेदी। और आपने नाम सुना होगा 252 वैष्णवन की वार्ता। वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की। ये एक्चुअली में कृष्ण कवि थे और इनके राइटर गोकुल गुसाई, ठीक है। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके नाम से ही प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये नाम दिए जा सकते हैं कि भक्तमाल किसकी रचना है, कविमाला किसकी रचना है, कालिदास हजारा किसकी रचना है। ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने बताया। जब हम मेंस के लिए पढ़ाते हैं तो हम इसलिए बताते हैं कि आपको इंट्रो में इन बातों को लिखना होता है कि पहले प्रयास किया गया, इनमें ये नाम थे, लेकिन इन्हें इतिहास की श्रेणी में रखा नहीं गया। इन्हें इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इतिहास की श्रेणी में किसे रखा गया या इन लोगों को नहीं रखा गया या क्या किया इन्हें, लेकिन आपसे इनके नाम, इन रचनाओं के नाम पूछकर इनके राइटर के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, भक्तमाल नाभा दास की है, कविमाला हरि राय तुलसी की है, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुल गुसाई की है। ये इतिहास लिखने का प्रयास नहीं किया गया, पर इससे कुछ कुछ हिंदी साहित्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है।
इसके पश्चात जो इतिहास लिखा गया, इसमें सर्वप्रथम जिसने प्रयास किया, सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो किया गार्सा द तासी ने। किसने किया? गार्सा द तासी ने। ये फ्रेंच विद्वान थे। ये कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे। तो पहला हिंदी साहित्य किसमें लिखा गया? पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में। आपसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, बहुत परीक्षा में पूछा गया कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, क्योंकि गार्सा द तासी ने पहला प्रयास किया था। जो कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे, जो फ्रांसीसी विद्वान थे। ठीक है। इनकी रचना है इस्तवार द ला एंदुई, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इनकी जो पुस्तक का नाम है, वैसे मैं गार्सा द तासी से ही कल स्टार्ट करूंगी। पहला प्रयास गार्सा द तासी का है। इनकी पुस्तक मैंने जो अभी बताई, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। 1839 में एक भाग, दूसरा 1847 में। फिर इसका ये दूसरा संस्करण निकला जिसमें 3 भाग थे। पहले 2 भाग 1870 में और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। लेकिन ये वर्ण क्रम के अनुसार था। इसमें जो था वो वर्ण क्रम के अनुसार राइटर्स को रखा गया था। जैसे अगर का से नाम है, जैसे कबीर है, कुम्भनदास है, तो ये दोनों का से हैं, तो इन्हें एक उसमें रख देंगे, एक जगह रखेंगे। प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं रखा गया, कालक्रम के आधार पर नहीं रखा गया, लेकिन किसके आधार पर रखा गया? वर्ण क्रम के आधार पर। इसीलिए इसको बहुत ऐतिहासिक वो इससे पता नहीं चलता है, लेकिन ये फिर भी पहला प्रयास तो था ही। ठीक है। इसके बाद नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। उन्होंने भी वर्ण क्रम का ही इस्तेमाल किया और उनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। उसके बाद नाम आता है आपका बड़ा नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का। उन्होंने प्रयास किया हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का, जो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, और उन्होंने काल क्रम के अनुसार रचनाएं की। उनके बाद नाम आता है आपका मिश्र बंधुओं का। ये 3 भाई थे, तीनों भाई ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नाम की पुस्तक लिखी, और वो भी कालक्रम के अनुसार ही है। इसके बाद मेन जो राइटर कहे जाए वो आपके आते हैं रामचंद्र शुक्ल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनका नाम भी आपको लिखना होगा। जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास का नाम है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और संवेदना का विकास, तो ये नाम पूछा जाता है। सुमन राजे की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। जैसे कि बच्चन सिंह की रचना, बच्चन सिंह की जो साहित्य के इतिहास पे पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें हैं जिन पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि आज इंट्रो वीडियो था, हमने थोड़ा छोटा ही बनाया और आपसे कुछ चर्चा की। आप समझ सकते हैं कि हम इसी तरह आपसे डिस्कस करेंगे, और सारे जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट राइटर हैं, जो और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि आपको उलझन ना हो कि कैसे याद किया जाए। और मुझे लगता है कि आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और बाकी आप अगर बुक से भी पढ़ना चाहें तो वो बेस्ट है, आप बुक से भी रिवीजन कीजिए। बाकी आप वीडियो से भी बहुत लाभ पाएंगे, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।